हेलो हाय, कैसे हैं सब लोग। आई होप सब लोग बिल्कुल बढ़िया होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे, है ना। तो एक बार फिर से आपका स्वागत है होम साइंस विद चार्ली में। और जैसा कि आपको दिख रहा है कि रेस्पिरेटरी सिस्टम के साथ ही मैं फिर से आई हुई हूँ। रेस्पिरेटरी सिस्टम ऑलमोस्ट ख़त्म हो चुका था, लेकिन मुझे लगा कि क्यों ना हम थोड़ा सा और चीज़ें मतलब जान लें रेस्पिरेटरी सिस्टम के बारे में, और ज़्यादा डिस्क्रिप्टिवली हम इसको पढ़ सकें, ठीक है। और ये वीडियो आपको टीजीटी, पीजीटी, एलटी, जीआईसी के लिए यूज़फुल होगी। और चैनल पे और भी कुछ टॉपिक से वीडियोस मैंने डाल रखी हैं, तो आप लोगों ने अगर ना देखी हो तो वहाँ जा करके आप लोग देख सकते हैं, ठीक है। तो चलिए गुड मॉर्निंग के साथ अपने दिन की शुरुआत करते हैं। और आप लोग भी जो है अपना दिन की शुरुआत कर ही चुके होंगे कुछ लोग। चलिए ठीक है, फिर स्टार्ट करते हैं अपना डिस्कशन हम। और डिस्कशन स्टार्ट करने से पहले थोड़ा सा नाश्ता भी कर लेते हैं ना। ये है देखिए सैंडविच। और जो लोग खा चुके हों वो लोग तो कोई बात नहीं, जिन्होंने ना खाया हो वो देख करके आप स्वाद ले सकते हैं, है ना। चलिए फिर हम लोग अपने जो है डिस्कशन की तरफ बढ़ते हैं। ये क्लास थोड़ी सी मे भी बड़ी हो जाए, बट आपको जो है सुनना है, क्योंकि ये थोड़ा डिस्क्रिप्टिव होगा, तो आपको घबराना नहीं है, थोड़ा सा ध्यान से समझना है, ठीक है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं हम अपना। तो हमें यहाँ से स्टार्ट करना है कि जो हमारे लंग्स होते हैं उनको मतलब ब्लड सप्लाई कैसे होता है, कैसे वहाँ तक ब्लड पहुँचता है, ठीक है। पहले आप दो चीज़ समझ लीजिए कि हमारे शरीर में दो मतलब शाखाएं होती हैं जिनको हम बोलते हैं। एक होती है आर्टरी, जिसको हम हिंदी में धमनी बोलते हैं। एक होती है वेन्स, जिसको हम शिरा बोलते हैं, ठीक है। ये जो आर्टरी होती है वो आपके हार्ट से पूरे बॉडी के सारे ऑर्गन तक जो शुद्ध रक्त होता है, जिसको जो प्योर ब्लड होता है, उसकी सप्लाई करती है। और जो हमारी बॉडी में वेन्स होती हैं, मतलब कि जो शिराएं होती हैं, वो अशुद्ध रक्त, मतलब जब आपकी बॉडी के सारे ऑर्गन तक ब्लड पहुंच चुका होता है, प्योर ब्लड, तो वहाँ पर इसके बाद आप होता है ना कि कार्बन डाइऑक्साइड और जो वेस्ट मटेरियल आपके ब्लड में इकट्ठा होता है, वहाँ से वापस मतलब आपके ऑर्गन से हार्ट तक ब्लड लाने का जो काम करती हैं वो क्या बोलते हैं, शिराएं करती हैं, मतलब कि जो वेन्स होती हैं वो करती हैं, ठीक है। तो आपको दो चीज़ याद रखनी है, आर्टरी से अच्छा ब्लड, और जो वेन्स होती हैं मतलब शिराएं होती हैं, वो अशुद्ध रक्त का परिवहन करती हैं। तो सीधे से आपको ये समझना है कि मान लीजिए ये एक नली है, ये आपकी धमनी हो गई और ये आपकी शिरा हो गई। तो ये मान लीजिए कि शुद्ध रक्त ले जा रही है और ये अशुद्ध रक्त ले जा रही है। नाम बस याद रखना है। आर्टरी से आप अच्छा ब्लड याद रखो, ए फॉर मतलब ए से स्टार्ट हो रही है आर्टरी, और वेन्स का मतलब है सिराएं। तो जब आर्टरी अच्छा ले जा रही है तो वेन्स जो है अशुद्ध रक्त ले जा रही है। तो इसी तरीके से ये जो आर्टरी होती है और वेन्स होती हैं, ये हार्ट में भी मतलब मेनली तो ये हार्ट में का एक वो है मतलब ऑर्गन समझ लीजिए आप, एक संरचना है, मतलब जो शाखाएं होती हैं हार्ट में स्पेशली होती हैं, लेकिन जो आपके लंग्स होते हैं उनमें भी होती हैं, ठीक है। पल्मोनरी आर्टरी का मतलब यहाँ पर है कि फुफ्फुसीय धमनी, मतलब कि वो धमनी जो लंग्स में आपके ब्लड ले जा रही है और लंग्स से ही ब्लड ले आ रही है, वापस भी ले जा रही है, और मतलब ले जा करके वहाँ पहुँचा भी रही है, और वहाँ से वापस हार्ट को भी भेज रही है, ठीक है। तो ये पल्मोनरी आर्टरी क्या करती है, जो आपका हार्ट है, हार्ट के दाएं नीले से अशुद्ध रक्त को फेफड़ों में ले जाती है। अब आप कहोगे कि आपने कहा था ए फॉर आर्टरी अच्छा ब्लड होता है, यहाँ पर ये एक एक्सेप्शन है, मतलब कि अपवाद है। जो पल्मोनरी आर्टरी है और पल्मोनरी वेन्स है, ठीक है, यहाँ पर पूरी बॉडी में हर जगह जहाँ कहीं भी आर्टरी लिखा होगा, ठीक है, वहाँ पर आपको ये सब जगह यही दिखेगा कि आर्टरी का मतलब अच्छा ब्लड का परिवहन हो रहा है। लेकिन एक्सेप्शन यही है कि जो आपकी पल्मोनरी आर्टरी है, मतलब कि जो फेफड़े की धमनी है, वो क्या करती है, वो हृदय से अशुद्ध रक्त को फेफड़ों में ले जाती है। किस लिए ले जाती है फेफड़ों में? शुद्ध बनाने के लिए उसको, ठीक है। फेफड़ों के अंदर ही एल्वुलाई हो रहा था, और एल्वुलाई में ही आपका ब्लड जो है प्योर हो रहा था, ठीक है। तो इसीलिए यहाँ पर लिखा हुआ है कि पल्मोनरी आर्टरी हृदय के दाएं नीले से अशुद्ध रक्त को, ध्यान रखिएगा, पल्मोनरी आर्टरी है, इस वजह से ये अशुद्ध रक्त ले जा रही है। और इसी तरीके से अभी आगे आप पढ़ेंगे पल्मोनरी वेन्स। पल्मोनरी जहाँ पर लिखा होगा उसका मतलब है कि अगर पल्मोनरी आर्टरी है तो इसका मतलब अशुद्ध रक्त को ले जा रही है, और पल्मोनरी वेन लिखा है अगर, मतलब आर्टरी या वेन्स के पहले अगर पल्मोनरी शब्द आपको देखने को मिल जाए तो आपको तुरंत उल्टा केस समझना है। आर्टरी का मतलब अच्छा ब्लड है, लेकिन अगर पल्मोनरी वर्ड उसके साथ जुड़ा हुआ है तो इसका मतलब कि अशुद्ध रक्त का परिवहन कर रही है वो, ठीक है। तो पल्मोनरी आर्टरी जो है वो अशुद्ध रक्त ले जाएगी, और जो पल्मोनरी वेन्स होगी आपकी, मतलब कि फुफ्फुसीय सिरा, वो शुद्ध रक्त ले जाएगी। ये थोड़ा सा है उल्टा, लेकिन आपको समझना है कि पल्मोनरी आर्टरी अशुद्ध रक्त ले जाएगी, और जो पल्मोनरी वेन्स है आपकी वो शुद्ध रक्त ले जाएगी, ठीक है। कहाँ लेकर के जाएगी? पल्मोनरी आर्टरी आपके हृदय से रक्त उठाएगी और फेफड़ों में ले जा करके छोड़ देगी। क्यों, किस लिए छोड़ेगी? कि फेफड़े में रक्त का शुद्धिकरण हो रहा है, ठीक है। और आपके फेफड़े में ही था ब्रोंकाई और ब्रोंकियोल्स था, और इसके बाद एल्वुलाई था, ठीक है। तो पल्मोनरी आर्टरी हृदय से रक्त उठाएगी और फेफड़ों के एल्वुलाई में ले जाकर के छोड़ देगी, ठीक है। ये वही सारा डिस्क्रिप्शन लिखा हुआ है कि जो आपकी श्वसनी में प्रवेश कर जाती है
और श्वसनिकाओं के अनेक सूक्ष्म अति सूक्ष्म कोशिकाओं में विभाजित हो जाते हैं और अंत में वायुकोश की भित्तियां के चारों ओर धमनियों और कोशिकाओं के सघन जाल बना लेती हैं। फेफड़ों में आपकी जो एल्वुलाई थी, तो ये सब जो ब्लड ले जाती हैं तो बहुत पतली पतली कैपिलरीज होती हैं, पतली पतली नलियाँ होती हैं, बहुत आपके बालों से भी पतली समझ लीजिए कैपिलरीज होती हैं। तो ये सारी मिलकर के वहाँ पर बहुत सघन एक जाल टाइप का बना लेती हैं और वहाँ पे बहुत पतली पतली दीवार टाइप की बन जाती है, आप कह सकते हो। लेकिन ये दीवारें इतनी पतली होती हैं कि इन दीवारों के आर पार मतलब जो कार्बन डाइऑक्साइड और ऑक्सीजन का एक्सचेंज है वो बहुत आसानी से हो सकता है, क्योंकि ये जो दीवारें होती हैं बहुत पतली होती हैं, ठीक है। इसके बाद है आपका वायुकोश एवं कोशिकाओं की भित्तियां चपटी। देखो लिख रखा है कि चपटी उपकला कोशिका की एक परत झिल्ली की बनी होती है जो अत्यंत पतली होती है और इसी वजह से जो कार्बन डाइऑक्साइड है और ऑक्सीजन है, ये जो दोनों गैसें हैं वो भित्तियों के आर पार होने में आसानी से सफल हो जाती हैं। और ये जो गैसों का विनिमय होता है डिफ्यूजन प्रोसेस के होता है। डिफ्यूजन मतलब कि विसरण प्रोसेस के थ्रू होता है। मतलब कि डिफ्यूजन का मतलब क्या था कि हायर कंसंट्रेशन टू लोअर कंसंट्रेशन, ठीक है। तो भौतिक नियमों पर आधारित होता है। अगर आपसे एग्जाम में ये पूछा जाए कि जो आपके लंग्स के एल्वेलाई में गैसों का आदान प्रदान होता है या गैसों का एक्सचेंज होता है वो किस नियम के द्वारा होता है, तो आपको आंसर करना है डिफ्यूजन प्रोसेस के थ्रू, ठीक है। ये वीडियो थोड़ी सी लंबी हो जाएगी, आप लेकिन ध्यान से सुनिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट वीडियो है ये। कोशिकाओं एवं वायुकोशों में, कोशिकाओं का मतलब जो कैपिलरीज थी पतली पतली बिल्कुल जो वहाँ सेल्स बन जाती हैं, और वायुकोश का मतलब यहाँ पर एल्वेलाई है, ठीक है, में गैसों का आदान प्रदान रक्त में उपस्थित हीमोग्लोबिन के द्वारा संभव होता है। मैंने आपको बताया कि ऑक्सीजन के परिवहन का काम जो आपके हीमोग्लोबिन होता है, आरबीसी होती हैं, ये सब ब्लड में पाई जाती हैं और ब्लड ही पूरा ऑक्सीजन को कैरी करता है। तो आप बिल्कुल कह सकते हो कि हीमोग्लोबिन भी ऑक्सीजन का परिवहन करता है, आरबीसी भी करता है और आपका ब्लड भी करता है। ब्लड के अंदर ही तो हीमोग्लोबिन और आरबीसी होते हैं, ठीक है। तो ये सिंपल सी बात है बिल्कुल। अब आप ये समझो कि हार्ट से आपके ब्लड उठा, ठीक है, आपके हार्ट से ब्लड उठा और वहाँ से क्या हुआ, पल्मोनरी आर्टरी ने क्या किया, हार्ट से ब्लड उठाया, हार्ट से अशुद्ध रक्त को उठाया और ला करके कहाँ छोड़ दिया, फेफड़े में। फेफड़े में आपका पूरा अब जो ब्लड है वो पूरा प्योर हो चुका है, शुद्ध हो चुका है, ठीक है। कार्बन डाइऑक्साइड अलग हो चुका है और ऑक्सीजन युक्त जो ब्लड है वो बिल्कुल प्योर हो चुका है। इसके बाद अब क्या होगा कि मैंने आपको बताया पल्मोनरी आर्टरी थी, उधर पल्मोनरी आर्टरी ने अशुद्ध रक्त को ला करके हृदय फेफड़े में छोड़ा, वहाँ पर रक्त आपका शुद्ध हो चुका है। अब जो देखिए फुफ्फुसी सिराओं मतलब कि पल्मोनरी वेन्स, ये पल्मोनरी वेन्स है। फुफ्फुस का मतलब भी फेफड़ा होता है, ध्यान रखिएगा। फेफड़ा फुफ्फुस लंग्स ये तीनों चीज़ें एक ही हैं। तो यहाँ पर ये मतलब है कि पल्मोनरी वेन्स के रूप में आपस में जुड़ जाती हैं। जो कैपिलरीज होती हैं वो पल्मोनरी वेन्स के मतलब कई सारी पतली पतली संरचनाएं होती हैं, वो जुड़ करके आपस में शिरा का रूप ले लेती हैं, ठीक है। मतलब आप ये कह सकते हो कि एक मोटी थोड़ी सी मोटी नलिका बना लेती हैं और ये सारी मिलकर के एक बड़ी सिरा बन जाती है। बड़ी सिरा का मतलब वही वेन्स की बात हो रही है, जो पल्मोनरी शिरा है वो बड़ी सी बन जाती है। और अंत में क्या होता है कि ये फेफड़ों के दोनों मतलब फेफड़े में दो फुफ्फुसीय सिराएं बन जाती हैं। जैसे फुफ्फुसीय आर्टरी थी, फुफ्फुसीय धमनी थी आपकी, उसी तरीके से दो पल्मोनरी शिराएं बन जाती हैं। मैं आपको बताऊं ये इस तरीके से हम लोगों ने पढ़ा था ना, ये क्या बोलते हैं, फेफड़ा ऐसे था ना। तो आपको मैं बता दूं कि एक फेफड़े की संरचना अगर मैं बनाऊं इस तरीके से, तो ये अंदर से ऐसे थोड़ा धसा हुआ होता है। ये जो आपको धसा वाला पार्ट दिख रहा है इसको हाइलम बोलते हैं। ये जो धसा वाला पार्ट है फेफड़े मतलब ये फेफड़े का, इसको हाइलम बोलते हैं। और इसी तरीके से इसी से क्या होता है, जो पल्मोनरी आपकी वेन्स होती है वो इसी से बाहर निकल जाती है और इसी के बीच में इधर हार्ट होता है। यहाँ से ये नली निकल जाती है, जो सिरा है पल्मोनरी सिरा वो यहाँ से निकल जाती है और ये चली जाती है, कहाँ जाती है, ये हृदय के बाएं अलिंद में पहुँच जाती है और वहाँ पर जाकर के शुद्ध रक्त हृदय को दे देती है। और फिर ये देखिए लिख रखा है कि हृदय के बाएं आलिंद में पहुँचाती है, जहाँ से रक्त बाएं नीले में चला जाता है। ये बाएं नीले और दाएं नीले का खेल अलग है। मैं आपको हार्ट वाला चैप्टर बहुत अच्छे से बताऊंगी तो आपको पूरा समझ में आ जाएगा ये खेल। अभी की वीडियो आप सिर्फ सुनिए ध्यान से, ठीक है। तो जब यहाँ पर अब फेफड़े की जो पल्मोनरी सिरा थी उसने शुद्ध रक्त को फेफड़े से ला करके हृदय में पहुंचा दिया, ठीक है। अब हृदय के बाएं आलिंद में उसने पहुंचाया, जहां से रक्त क्या होगा, आलिंद से हृदय के बाएं नीले में चला जाएगा और वहां पर आपके जो हार्ट मतलब जो आपका हृदय है वहां पर एक महाधमनी होती है जिसको इंग्लिश में आयोटा बोलते हैं, ठीक है। वहां से महाधमनी क्या करती है, महाधमनी रहती है और उसकी कुछ सखी होती हैं, उसकी जो शाखाएं होती हैं मतलब उसके दोस्त होते हैं। एक महाधमनी बिल्कुल हेड है और उसकी जो थोड़े थोड़े उधर चमचे टाइप हैं वो लोग मिल करके क्या करते हैं, पूरे शरीर में मतलब आपके हार्ट से जो बॉडी के और अदर ऑर्गन है सबके यहाँ वो रक्त पहुंचा देती है। भैया आपको जरूरत है, आपको जरूरत है, सब जगह जा करके रक्त पहुंचा देते हैं, ठीक है। आई थिंक आपको ये पूरा समझ में आया होगा। ज़्यादा कुछ नहीं समझना है आपको, एक बार मैं फिर से बता देती हूँ। जो पल्मोनरी आर्टरी है वो अशुद्ध रक्त ले जाएगी और पल्मोनरी वेन जो है वो शुद्ध रक्त ले जाएगी। लेकिन अगर आपसे ये कहा जाए कि हार्ट के खैर आप इतना ही समझिए
कि पल्मोनरी आर्टरी अशुद्ध रक्त उठाएगी, कहाँ से उठाएगी? हृदय से, ठीक है, और उठा करके ला करके फेफड़े में छोड़ देगी। फेफड़े में रक्त आपका शुद्ध होगा, और फेफड़े में रक्त कहाँ शुद्ध होगा? एल्यूलाई में, ठीक है, वहाँ एक्सचेंज ऑफ गैसेज हो जाएगा, रक्त शुद्ध हो जाएगा। अब वहाँ फिर क्या करेगी? वहाँ पर कई सारी जो कैपिलरीज होती हैं वो फुफ्फुसीय शिरा बन जाएंगी, ठीक है। शिरा मतलब कि वेंस, पल्मोनरी वेंस बनेंगी, और पल्मोनरी वेंस वहाँ से ब्लड उठाएंगी और ला करके हृदय में छोड़ देंगी। फिर हृदय में शुद्ध रक्त मिल जाएगा। वहाँ सर एक मोटी धमनी निकलती है जिसको बोलते हैं महाधमनी या आयोटा बोलते हैं। तो वहाँ पर जो आयोटा होगी और उसकी कुछ और ब्रांचेस होती हैं, वो सब मिलकर के आपके शरीर में शुद्ध रक्त का परिवहन करेंगी। जितने भी आपके बॉडी में टिश्यूज़ हैं, ऑर्गन्स हैं, सेल्स हैं, सब जगह शुद्ध रक्त का परिवहन करेंगी, और यही क्रिया हमेशा चलती रहती है। ये आपका समझ लीजिए एक तरीके से ब्लड सर्कुलेशन आप कह सकते हो। पूरा मैंने आपको बता दिया, वो मैं आगे अभी हार्ट वाले चैप्टर में और अच्छे से बताऊंगी, तो आपको ये कहानी बिल्कुल समझ में आ जाएगी, ठीक है। परेशान नहीं होना, ध्यान से सुनना, और ये जो लिखा हुआ है आप इसको पढ़ोगे तो आपको पूरा समझ में आ जाएगा। इसके बाद क्या है कि हमारी बॉडी में सब जगह मसल्स हैं, आपको पता है, मांसपेशियां या पेशियां आप कह सकते हो, ठीक है। तो हम जब सांस लेते हैं, मतलब जो हमारी ब्रीदिंग होती है, श्वसन का प्रक्रिया चलती रहती है, तो उसमें स्पेशली दो जो पेशियां हैं वो भाग लेती हैं। पहली है आपकी इंटरकोस्टल पेशियां। तो ये इंटरकोस्टल पेशियां जो होती हैं, ये आपकी जो रिब्स होती हैं, मतलब पसलियां, हाँ, जो 12 जोड़ी पसलियां होती हैं उसी के स्थान को ये घेरे रहती हैं, जो इंटरकोस्टल पेशियां होती हैं, ठीक है। जब हम सांस लेते हैं तो ऊपर नीचे की तरफ ये होती रहती हैं, ठीक। इसके बाद आपका डायफ्राम मैंने आपको पढ़ाया था, जो इस तरह की मस्कुलर सीट होती है, ये ब्रीदिंग में आपके हेल्प करती है। तो डायफ्राम की जो पेशियां होती हैं, ये गुंबद के आकार की कला में भित्ति होती है, मतलब भित्ति मतलब वॉल जैसी होती है। श्वसन क्रिया के समय डायफ्राम लंग्स के फैलने की सीमा को निर्धारित करता है। जब हम सांस ऐसे लेते हैं ना, मतलब अंदर की तरह इनहेल करते हैं, तो जो ये डायफ्राम है ना, ये आपके एब्डोमेन से सट जाता है और ये थोड़ा सा सीधा हो जाता है। अभी ये ऐसे हो ना, ये सीधा हो जाता है। सांस लेते समय जो डायफ्राम है आपका, वो सीधा हो जाता है, क्योंकि हम अंदर अपने ऑक्सीजन भरते हैं तो वो फेफड़े फैल जाते हैं और ये ऊपर की तरफ उठ जाता है, ठीक। ये आपको याद रखना है कि श्वसन क्रिया में जो मतलब दो पेशियां होती हैं, तो आप इंटरकोस्टल पेशियां और डायफ्राम की पेशियां, दो चीज़ें याद रखिए, ठीक है। इसके बाद आपका जो ये होता है श्वसन क्रिया विधि, मतलब श्वसन कैसे होता है या इसमें कौन क्या मतलब क्रिया है इसकी। तो पहला देखिए आपका अंतः श्वसन, ठीक है, इंस्पायरेशन जिसको बोलते हैं। इस क्रिया के दौरान क्या होता है कि जो अंतरकोश की मतलब इंटरकोस्टल पेशियां हैं और डायफ्राम दोनों उत्तेजित होकर फूलती हैं या संकुचित हो जाती हैं, ठीक है, जिससे वक्षीय गुहा का आयतन बढ़ जाता है। कहने का मतलब जब हम अंदर सांस लेते हैं तो हमारे फेफड़े क्या होते हैं? सिकुड़ जाते हैं, मतलब कि संकुचित हो जाते हैं। आप खुद सांस लेकर के ये चीज़ फील करिएगा कि अब आपको लगेगा हवा भर रही है तो मैम कम मतलब फूलना चाहिए। फेफड़े कब फूलते हैं? जब आप बाहर छोड़ते हैं, ठीक है। तो इनके फैलने से क्या होता है, फेफड़ों में उपस्थित वायुकोशों में जो मतलब बाहर से हवा हम ऐसे अंदर करते हैं, तो जो एल्वुलाई में जाकर के हवा भर जाती है, तो उससे थोड़ा सा दबाव वहाँ पे पहुँच जाता है। आप सीधा ये समझो कि जब हम सांस लेते हैं तो उसको हम लोग इंस्पायरेशन बोलते हैं, और उस टाइम जो हमारे फेफड़े होते हैं वो थोड़ा सा संकुचित हो जाते हैं। आप फील करके देखना कि हमारे ये जो हमारी क्या बोलते हैं चेस्ट है, वो अंदर की तरफ थोड़ा सा होती है जब हम बहुत तेज़ी से सांस अपने अंदर भरते हैं, ठीक है। इसको हम लोग इंस्पायरेशन बोलते हैं, मतलब कि अंतः श्वसन। इसके बाद दूसरा है आपका एक्सपायरेशन, निःश्वसन बोलते हैं। इस क्रिया के दौरान अंतरपरशु की पेशियां एवं डायफ्राम दोनों शिथिल हो जाते हैं। शिथिल का मतलब वो रिलैक्स मोड में आ जाते हैं, और इनकी शिथिल होने से जो वक्षीय गुहा है, मतलब जो हम लोगों की चेस्ट की कैविटी है, चेस्ट कैविटी, वो ढीली पड़ जाती है, मतलब रिलैक्स हो जाती है। तो उससे क्या होता है कि जिससे दबाव पड़ता है और फेफड़ों के भीतर की जो कार्बन डाइऑक्साइड युक्त वायु है वो श्वसन प्रणाली से बाहर निकल जाती है, और ये क्रिया जीवन पर्यंत चलती रहती है, एक स्वतः प्रेरित प्रक्रिया है। ये दोनों चीज़ें आप खुद करके देखना, ठीक है। इंस्पिरेशन मतलब जब हम अंदर की तरफ सांस ले रहे हैं तो आप देखना कि हमारा जो है चेस्ट कैविटी है वो थोड़ा सा दबाव महसूस होता है, अंदर हो जाती है बिल्कुल, ठीक है। तो उससे हवा पूरी, ऑक्सीजन पूरी आपके फेफड़े में पहुंच जाती है। और जब आप इसको छोड़ते हैं, मतलब हम सांस छोड़ते हैं जब वापस, तो इसको हम बोलते हैं निःश्वसन। तो अंदर जो कार्बन डाइऑक्साइड भरा होता है वो बाहर की तरफ निकलता है। दो चीज़ें याद रखना है कि श्वसन क्रिया विधि जो होती है वो दो स्टेजेस में पूरी होती है, आपका अंतः श्वसन और निःश्वसन। प्रक्रिया इसमें पूरी लिख रखी है मैंने, और आप इसको आई थिंक समझ में भी आ गया होगा आपको, ठीक है। इसके बाद क्या है, गैसों का विनिमय, मतलब गैसों का आदान प्रदान। ये तो हम लोगों ने पढ़ ही लिया था एकदम, इसको कुछ ज़्यादा है इसमें कुछ है नहीं, कि शरीर के अंदर गैसों का आदान प्रदान फेफड़ों के एल्वुलाई में होता है। वायु कोशों का मतलब एल्वुलाई है, ठीक है, जिससे कि क्या बोलते हैं जो, हाँ एक चीज़, गैसों का आदान प्रदान फेफड़ों के एल्वुलाई में होता है, जिसे हम लोग एक्सटर्नल रेस्पायरेशन कहते हैं। कहने का मतलब आपने सांस ली और आपके फेरिंग से होते हुए जो ऑक्सीजन थी वो लंग्स में गई, एल्वुलाई में गई, वहाँ पर गैसों का एक्सचेंज हो गया, इसको हम लोग एक्सटर्नल रेस्पायरेशन कहते हैं, ठीक है, बाह्य श्वसन आप कह सकते हो। तथा
शरीर के ऊतक मतलब जो टिश्यूज़ हैं और सेल्स हैं, कोशिकाओं के बीच भी गैसों का आदान प्रदान करते हैं। कहने का मतलब पहले तो जो हमने ऑक्सीजन अंदर ली, वहाँ जा करके वो प्योर हुई, इसके बाद वो ब्लड के थ्रू ब्लड लेकर के जाता है ना, मैंने बताया था कि जब ब्लड वहाँ पे प्योर हो जाता है और ब्लड को ऑक्सीजन मिल जाता है तो वो ब्लड पूरी बॉडी में सब जगह लेकर के जाता है कि लो तुम भी ऑक्सीजन लो, सारे सेल्स को, सारे टिश्यूज़ को वो ऑक्सीजन देता है। तो जो आपने सांस ली और फेफड़ों तक हवा गई और वहाँ ऑक्सीजन का आदान प्रदान हुआ, उसको हम लोग एक्सटर्नल रेस्पिरेशन बोलेंगे। और जब आपके एल्वुलाई से ब्लड लेकर के जाएगा, कहाँ लेकर के जाएगा, सेल्स को और टिश्यूज़ को जो ऑक्सीजन देगा, उसको हम लोग इंटरनल रेस्पिरेशन बोल रहे हैं। ठीक है, तो श्वास के साथ अंदर ली गई वायु में कई गैसें रहती हैं, और जैसे मैंने आपको नाइट्रोजन भी रहती है, ऑक्सीजन भी रहती है, कार्बन डाइऑक्साइड भी रहती है। ये मैंने आपको लास्ट वीडियो में बताया था कि ऑक्सीजन जो होती है इन्वायरमेंट में 21% होती है, लेकिन मतलब कि जब हम ऑक्सीजन को इनहेल करते हैं तो वो 21% होती है, लेकिन जब हम वापस एक्सेल करते हैं तो वो 17% हो जाती है। सॉरी, मतलब कि ये कितनी हो जाती है, 17% हो जाती है। 4% ऑक्सीजन हमारा शरीर अडॉप्ट कर लेता है, एब्जॉर्ब कर लेता है। ठीक है, इसके बाद ये आपको होगा ये कौन सा नया मुसीबत आ गई, ये देखिए फेफड़ों में वायु के आयतन की धारिता। कहने का मतलब आपके जो फेफड़े हैं उनमें कितनी वायु आ रही है, उनका कितना वॉल्यूम है, उस चीज़ को कैसे मापते हैं। ठीक है, एक यंत्र होता है स्पाइरोमीटर कहते हैं, इससे नापा जाता है कि मतलब आपके फेफड़ों में कितनी वायु जो है रुक पा रही है, या कितनी वायु आप एक्सेल कर रहे हैं, कितनी इनहेल कर रहे हैं, या किसी समय कितनी वायु आपके मतलब जो हमेशा आपके फेफड़ों में कितनी वायु वहाँ पर स्टेबल है, कितनी है, इस चीज़ों को जो मापते हैं उस यंत्र को कहते हैं स्पाइरोमीटर। और यहाँ पर ये जो श्वास आयतन एवं प्राणवायु दिया हुआ है, 4 तरह का है ये। इसमें आपको पता चलेगा कि हमारे फेफड़ों में किस समय, जब हम सांस लेते हैं तब कितनी रहती है वायु, छोड़ते हैं तब कितनी रहती है, हमेशा कितनी रहती है, स्टोर कितनी रहती है, वो चीज़ यहाँ पर दी गई। देखिए, श्वास आयतन का मतलब है ये वह वायु की मात्रा है जो सामान्य शांत श्वसन के से प्रशोषित और निशोषित की जाती है। इस मतलब कि जैसे हम आप बात कर रहे हैं तो हम आप सांस तो ले ही रहे हैं, तो इस समय क्या होता है कि स्त्री एवं पुरुषों में लगभग, मतलब आदमी और औरत में लगभग जो होती है वो 500 ml होती है। वायु की मात्रा की बात हो रही है कि आप जब सांस ले रहे हैं छोड़ रहे हैं तो उस टाइम 500 ml जो वायु है वो हमारे मतलब सांस लेने में और छोड़ने में इस तरह की जो वॉल्यूम है वो 500 ml है। ठीक है, ये आप डेटा याद रखिए, कभी कभी एग्जाम में ये पूछा जा सकता है कि सामान्यतः जब हम श्वसन करते हैं तो वायु का आयतन क्या होता है। ठीक है, इसके बाद आरक्षित आयतन। आरक्षित का मतलब जो थोड़ा सा वायु की यह वह मात्रा है ये जो बलपूर्वक लंबी सांस भीतर ली जाती है। जैसे आप बहुत होता है ना, योगा करते हैं, कहते हैं कि अंदर सांस लीजिए खूब जोर से, तो उस समय जब हम बहुत लंबी सांस लेते हैं तो उस समय सामान्य श्वसन से थोड़ा ज़्यादा वायु का आयतन हो जाता है। और कितना हो जाता है, ये पुरुषों में जो है 3300 ml हो जाता है और स्त्रियों में 1900 ml। जब हम लंबी सांस अंदर लेते हैं इस तरीके से आप जब सांस लेंगे तो वो 3300 ml रहेगा, किस में रहेगा, मेल में, और स्त्रियों में 1900। ठीक है, इसके बाद निःश्वसित का मतलब जब हम, ये तो आपने पढ़ा कि जो अंदर सांस लेते हैं, लंबी सांस जब लेते हैं तो वायु का आयतन 3300 ml रहता है। अब निःश्वसित का मतलब जब अंदर आप बाहर सांस छोड़ते हैं, लंबी उसी सांस को छोड़ते हैं। इसमें क्या होता है, वायु की वह मात्रा, देखिए लिखा हुआ है सब कुछ, वायु की वह मात्रा जो सामान्य निःश्वसन के बाद फेफड़ों से बलपूर्वक बाहर निकाली जाती है। अभी लंबी सांस आपने अंदर ली तो फिर उतने ही बल के साथ आप उसको बाहर भी छोड़ेंगे, तो जब इसको आप बाहर छोड़ेंगे तो मेल में ये मतलब 1000 ml और फीमेल में 700 ml हो जाती है। ठीक है, अवशिष्ट आयतन। अवशिष्ट का मतलब जो है कि कितनी रहती है, उसमें हमेशा बची कितनी रहती है। यह वायु की यह मात्रा वह मात्रा है जो निःश्वसन के बाद भी फेफड़ों में बची रहती है। कहने का मतलब पूरी हवा तो बाहर, मतलब पूरी वायु तो बाहर निकल नहीं जाती है, जो जितनी बची रहती है उसमें क्या होता है, उसको हम लोग अवशिष्ट आयतन बोलते हैं। ठीक है, तो आई थिंक ये वाली चीज़ आपको समझ में आई होगी। अब इसमें क्या है, श्वसन संस्थान की, मतलब जो हमारा रेस्पिरेटरी सिस्टम है उनमें कुछ आप कह सकते हो स्पेसिफिक रिएक्शंस हैं या स्पेसिफिक एक्टिविटीज़ आप कह सकते हो। खांसना या छींकना सबको पता है ये क्या है। आप कुछ लोगों को लगेगा छींकना बड़ा गड़बड़ है, कहते हैं ना, कभी कोई घर से बाहर जा रहा होता है या कोई अच्छी बात करो, कोई छींक देता है तो लोग कहते हैं ओ लो अशुभ कर दिया। अरे भाई कुछ नहीं अशुभ अशुभ होता है ना। ये एक तरह से ये आपके जो है क्या है, रक्षात्मक प्रतिवर्त क्रियाएं हैं, मतलब कि आपके शरीर को प्रोटेक्ट करने वाली क्रियाएं हैं। इससे क्या होता है कि जैसे हमारा जो ये पूरा हमारा जो ट्रैकिया है, मतलब आपकी श्वास नली है, इसमें कभी कभी कुछ इरिटेटिंग पदार्थ घुस जाते हैं, जैसे धूल के बहुत छोटे छोटे पार्टिकल्स होते हैं, वो घुस गए है ना, तो उसकी वजह से वहाँ पर तुरंत वो सब देखिए बहुत ही सेंसिटिव पार्ट होते हैं, तो वहाँ अगर जरा सा भी धूल का एक भी कड़ गया तो वहाँ तुरंत इरिटेशन पैदा कर देते हैं। इस वजह से हमें कभी खांसना या छींक आ जाती है। सिंपल सा भाई, ये बॉडी का एक प्रोसेस कह सकते हो आप, कोई अशुभ और शुभ वाली बात नहीं है। ठीक है, चलो कोई नहीं, ये तो अलग बातें हैं। इसके बाद आपका हिचकी आती है, सब लोग कहते हैं याद कर रहे हैं, कोई नहीं याद बात करता है। ये क्या होता है, जो आपकी डायफ्राम है, ये वाली मसल जो फेफड़े के जस्ट नीचे होती है, और जब हम सांस अंदर करते हैं तो ये सीधी हो जाती है। ठीक है,
डायफ्राम में होने वाली अनैच्छिक ऐंठन है। कभी कभी होता है ना, अंदर भी तो कुछ कुछ चीज़ें होती रहती होंगी, हम कहते कभी पेट दर्द हो रहा है, कुछ हो रहा है, तो ये जो हिचकी आती है डायफ्राम में आपके कुछ अनैच्छिक ऐंठन होती है, जिसकी वजह से सामान्य पैटर्न में मतलब श्वसन क्रिया में थोड़ी सामान्य पैटर्न में गड़बड़ी उत्पन्न होती है। इस वजह से कभी कभी हिचकी आती है। कभी कभी डाइजेस्टिव सिस्टम की जो नर्व्स होती हैं, तंत्रिकाएं होती हैं जो, उनमें काफ़ी कभी मतलब उत्तेजित हो जाती हैं, उस वजह से भी हिचकी आती है। आप देखते हो कि कभी कभी आती है तो बंदी नहीं होती है। इसके बाद जम्हाई लेना, यानिंग जिसको बोलते हैं, यहाँ पर ये ओ नहीं ए होगा, सॉरी ए होगा, ठीक है। ये एक दीर्घ प्रकार का प्रश्वास होता है। मतलब आप देखते हो ना, जब जमाई लेते हैं तो लंबी सांस लेते हैं, लंबी सांस छोड़ते हैं, जो भावावेग में उत्पन्न होता है। मतलब कभी कभी होता है कोई भाव आ जाता है, इस तरह से भी हो जाता है। तो जमाई लेना भी एक नॉर्मल आप कह सकते हो कि सांस लेना ही है, कोई बहुत बड़ा वो नहीं है। इसके बाद है आपका एनोक्सिया। ये इस स्थिति में होता है जब लंग्स में ऑक्सीजन की कमी हो जाती है, प्रॉपर ऑक्सीजन हमारी बॉडी को नहीं मिल पाता, तो उसको हम लोग एनोक्सिया बोलते हैं, या इसको हाइपोक्सिया भी बोलते हैं कभी कभी, जब ऑक्सीजन की कमी हो जाती है। लेकिन हाइपोक्सिया उसको बोलते हैं जब आपके पूरे शरीर में ऑक्सीजन की कमी हो जाती है। दोनों टर्म समझिएगा, जब आपके लंग्स में ऑक्सीजन की कमी होगी तो उसको एनोक्सिया बोलेंगे, और अगर पूरे शरीर में आपके ऑक्सीजन की कमी हो जा रही है तो उसको हाइपोक्सिया बोलेंगे, ठीक है। तो ऐसे में कभी कभी होता है इंसान का दम घुटने लग जाता है, और ये वहीं पर अक्सर होता है जहाँ पर जिस स्थान पर आप कह सकते हो कि ऑक्सीजन का जो लेवल है वो थोड़ा कम होता है, ठीक है। इसके बाद एपनिया है ये। इस बीमारी में छोटे छोटे अंतराल पर श्वसन क्रिया रुक जाती, थोड़े थोड़े टाइम के लिए सांस ही रुक जाएगी। होता है ना, कभी कभी बच्चों में भी होता है, ये बड़े लोगों में भी होता होगा। तो इस मतलब टर्म को हम लोग एपनिया बोलते हैं। ये टर्म्स आपको याद रखने हैं, एग्जाम में ये आपको पूरा डिटेल दे देंगे और पूछ लेंगे, ये सब दे देंगे। दम घुटने लगता है, ऑक्सीजन की कमी हो जाती है। अब एग्जाम में कन्फ्यूज, अगर एग्जाम में यही आ गया कि लंग्स में ऑक्सीजन की कमी हो जाती है, उसको क्या बोलते हैं, ऑप्शन में आपको एनोक्सिया और हाइपोक्सिया दोनों मिला तो आप तुरंत कन्फ्यूज हो जाएंगे। इसलिए एक एक लाइन को आपको ना बहुत ध्यान से समझना है। लंग्स में ऑक्सीजन की कमी होगी तो एनोक्सिया होगा, पूरी बॉडी में कमी होगी तो हाइपोक्सिया होगा, और अगर श्वसन क्रिया थोड़े थोड़े टाइम के लिए रुक जा रही है तो उसको एपनिया बोलेंगे। इसके बाद एक आता है पॉलीपीनिया। इसमें क्या होता है, श्वसन क्रिया बहुत जल्दी जल्दी उत्पन्न होने लगती है, मतलब आप ये कह सकते हो बहुत जल्दी इंसान ब्रीथ करने लग जाता है, ठीक है। श्वसन दर बढ़ जाता है। एक होता है टैकीकार्डिया। टैकीकार्डिया का मतलब इसमें श्वसन दर बढ़ जाती है। देखो आप कहोगे कि मैम इसमें भी जल्दी और उसमें भी जल्दी, श्वसन क्रिया बहुत जल्दी जल्दी उत्पन्न होती है, ठीक है, बहुत जल्दी जल्दी इंसान वो करने मतलब हो जाता है। और इसमें क्या होता है, श्वसन दर बढ़ जाती है। बढ़ने का मतलब हो सकता है कोई 20 बार नॉर्मली तरीके से 18 और 19 बार सांस ले रहा है, तो हो सकता है 40 बार लेने लग जाए। और ये पॉलीपीनिया का मतलब क्या है, बहुत जल्दी जल्दी इंसान सांस लेने लग जाएगा, ठीक है। तो ये टर्म्स हैं, ये आपको थोड़ा सा ध्यान रखना है एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से। इसके बाद आपका है कृत्रिम श्वसन। कृत्रिम श्वसन का मतलब होता है आर्टिफिशियल रेस्पिरेशन। इसमें क्या होता है कि कभी कभी इंसान के अंदर, कभी कोई डूब गया, पानी में डूब गया, या कभी कोई होता है कि बॉडी में कभी कुछ जहरीली गैस या इस तरह कुछ भी मतलब हो सकता है, तो उस समय क्या होता है, कृत्रिम श्वसन दिया जाता है। कुछ कुछ मेथड होते हैं, तो देखिए लिख रखा है, कभी कभी श्वसन तंत्रों में कार्बन मोनोऑक्साइड द्वारा विषाक्तता उत्पन्न हो जाती है, या सांस लेने में अक्षमता मतलब उत्पन्न हो जाती है, तो उस समय कृत्रिम श्वसन का बड़ा महत्व होता है, ठीक है। तो कृत्रिम श्वसन की 3-4 विधियां हैं, वो आपको समझना है बहुत नॉर्मल तरीके से। देखो ये सैफर विधि होती है, तो मैं सबसे पहले आपको इसका चित्र दिखा देती हूँ। कौन सी विधि, सैफर मेथड, ठीक है। ये देखिए, इस मेथड में सीधे यही होता है, आपको ये पूरा पता चल पा रहा होगा। ये भाई साहब नीचे आराम से लेटे हुए हैं, अब आराम से तो नहीं लेटे हैं, बेचारी की दिक्कत होगी कोई, ये लेटे हुए हैं, पेट के बल इनको लिटाया गया। लेकिन आपको ध्यान से ये देखना है कि इसको जो इस तरफ से है, इसको हल्का सा उठा दिया गया है। इधर तो वो अच्छे से लिटा हुआ है, लेकिन इधर इसको पूरा उठा दिया गया, इस तरह से लिटा करके। और यहाँ पर आप देख रहे हैं, यहीं पर तो होता है ना लंग्स, उसके एक हाथ उसका थोड़ा सा उस तरफ है, कैविटी मतलब चेस्ट कैविटी की तरफ, और एक हल्का इधर है, पीठ के पास है। यहाँ से इसको प्रेस किया जाता है। इससे क्या होता है कि जो फेफड़े होते हैं उनमें मतलब थोड़ी सी हवा पहुँचती है, और उससे फिर इंसान धीरे धीरे सांस लेने लग जाता है। आप इसको पढ़ भी सकते हैं कि इन विधियों में वक्ष कैविटी में, एक और विधि है होल्गर नेल्सन मेथड, इन दोनों विधि को सेम ही काम किया जाता है इसमें। इन दोनों विधियों में वक्ष कैविटी में मतलब जो आपकी चेस्ट कैविटी है उस पर दबाव डाला जाता है, जिससे लंग्स क्रियाशील हो जाते हैं। इस विधि से कृत्रिम श्वसन व्यक्ति के डूबने पर, लंग्स में पानी भर जाने पर दिया जाता है। आप ये देख सकते हो कि जब इसको यहाँ से दबाया जाता है तो पानी मतलब निकलेगा मुंह के द्वारा या नाक के द्वारा, कभी आपने देखा ही होगा, ये बड़ी नॉर्मल सी बात है। तो आप ये समझो कि पीछे से जब पुश किया जाएगा और पानी वगैरह भर जाता है फेफड़ों में, इस विधि को हम लोग शेफर मेथड बोलते हैं, ठीक है। इसके बाद एक होती है माउथ टू माउथ, कि मुंह से जो है सांस दिया जाता है। इस विधि में रोगी को मुंह द्वारा हवा प्रवेश कराई जाती है, जिससे लंग्स जो है सक्रिय हो जाते हैं। हम नॉर्मल सांस लेते हैं तो हमारे फेफड़े फूल जाते हैं, तो आप खुद ही सोचो कि किसी नॉर्मल इंसान के मुंह में अगर हम अपने मुंह से बिल्कुल कंटिन्यू हवा भरेंगे तो जाहिर सी बात है हवा तो लंग्स में ही जाएगी, तो उसे फेफड़े फूल करके थोड़ा सा सांस मतलब आने लग सकती है। एक और मेथड इंस्ट्रूमेंटल मेथड, ये क्या करते हैं, इसको ब्रेक पॉल विधि या आयरन लंग्स मेथड भी कहा जाता है। ये हॉस्पिटल वगैरह में किया जाता है, थोड़ा सा इंस्ट्रूमेंटल मेथड है, आप बस इसको जानो इसको, ठीक है। इसके बाद एक ये लाबोर्ड विधि।
इस विधि में क्या किया जाता है, ये एक अमेरिकन विधि है। इसमें देखिए ये इंसान जो है, ये इसको लिटा दिया गया है और इसकी जस्ट कमर, इसको थोड़ा सा करवट करके लिटाया गया है और इसके इधर के नीचे जो इधर कैविटी है, इसके नीचे इसको देखिए पिलो लगा दी गई है। इस मेथड में क्या होता है, ध्यान से सुनना है। इस मेथड में एक जो मतलब ये जिसको ये लगी है, मतलब जिसको देना है आर्टिफिशियल रेस्पिरेशन, उसमें क्या होता है कि जो दांत है और दांत के बीच में ही आपकी जीभ होती है, ठीक है। इसमें दांत के बीच एक जीभ को मतलब ऊपर उठा दिया जाता है और नीचे वाले दांत की तरफ कोई कड़ी एक वस्तु लगा दी जाती, जैसे कोई स्पून लगा दिया या कोई, हाँ मतलब स्पून रख देंगे और कपड़े से जो व्यक्ति है उसको जो है उसका हाथ देखिए इस तरीके से पीछे कर देंगे, इसी पोजीशन में बिल्कुल लिटा देंगे और किसी कपड़े से जो रोगी है उसके जीभ को बार बार निकालेंगे छोड़ेंगे, निकालेंगे छोड़ेंगे। तो इस तरह से करने से क्या होता है कि जो है धीरे धीरे लंग्स जो होते हैं वो क्रियाशील होने लग जाते हैं। और जो चम्मच लगाया जाता है, आप सोचोगे मैम चम्मच क्या काम, चम्मच इसलिए लगा दिया जाता है ताकि जो है जब जीभ उसकी छोड़ी जाएगी, जैसे ही छूटेगी तुरंत मुंह बंद हो जाएगा, तो मुंह बंद होगा तो जो जीभ होती है वो दांत के बीच आने का डर होता है तो कट सकती है। इस वजह से चम्मच लगा करके दोनों दांतों के जो जबड़े हैं उनको दूर रखा जाता है, ठीक है। तो आपको ये बार नाम याद रखना है, लाबोर्ड विधि, ठीक है। और एक विधि होती है सिल्वेस्टर विधि, उसका डायग्राम मेरे पास है नहीं, मैं आपको बता दूंगी, लेकिन आपको ये याद रखना है कि सिल्वेस्टर विधि भी एक होती है जो है कृत्रिम श्वास देने की। तो आपको 4 याद हो गई होंगी, एक माउथ टू माउथ, एक लाबोर्ड विधि, एक सेफर विधि और एक हॉलगन नेल्सन मेथड, ठीक है। ये 4 और एक आप सिल्वेस्टर भी याद रख सकते हो। और तो ये वीडियो आपको देखिए, ये थोड़ा सा एक मैंने लगा रखा, आप इसको देख सकते हैं कि श्वसन में कौन कौन से अंग भाग लेते हैं, मतलब कि श्वसन क्रिया में जितने अंग भाग लेते हैं उनको श्वसन तंत्र कहा जाता है, ठीक है। ग्रुप ऑफ ऑर्गन वाली बात यहाँ पर भी आ रही है। इसके बाद श्वसन तंत्र के कार्य क्या हैं, वही सब कार्य हैं, वातावरण से ऑक्सीजन लेकर के प्रत्येक कोशिका को पहुंचाना। ये एक मैंने लास्ट में लगा रखा, आप कह सकते हो पूरा निचोड़ जितना हमने कल से आज तक पढ़ा है। श्वसन तंत्र में अंग कौन कौन से अंग भाग लेते हैं, वही मुख गुहा मतलब माउथ कैविटी, नासा गुहा, नोजिस्ट्रिल आपकी, और इसके बाद कंठ मतलब कि थ्रोट मतलब गला, वही फेरिंग्स, श्वास नली, ट्रैकिया, फुफ्फुस मतलब कि लंग्स, ठीक है। और इनका महत्व क्या है कि बिल्कुल सारी सेल्स को और हम इंसानों को जीवित रखना, ज्वलनशीलता प्रदान करना, शक्ति को मतलब शरीर को शक्ति व गर्मी देना। नाक वही अंग है जिसके द्वारा सांस लेना चाहिए, मुंह से सांस नहीं लेना चाहिए। तो अगर आप लोगों में से कोई मुंह से सांस ले रहा हो तो भाई नाक से सांस लेना शुरू कर दीजिए, ठीक है। आप देखिए कि ये टीजीटी पीजीटी के अलावा आपके नॉर्मल लाइफ के लिए कितना ज़्यादा यूज़फुल है। इसीलिए मैं कहती हूँ कि होम साइंस तो एकदम एवरग्रीन सब्जेक्ट है। भाई मुझे तो एवरग्रीन ही लगता है, बाकी आप लोगों को कैसा लगता है आप लोग भी बताना, ठीक है। देखिए हम जो चीज़ पढ़ते हैं उसको पढ़ के हमें मज़ा आना चाहिए, और आप अपना उसमें इंटरेस्ट क्रिएट करेंगे ना, तो पढ़ाई भी मतलब मस्त एकदम, समझ लीजिए एक जैसे फंक्शन में जाते हैं मज़ा आता है ना, वैसा ही हो जाएगा, बिल्कुल आपको मज़ा ही आने लग जाएगा, बिल्कुल। चलिए इसके बाद क्या है, कृत्रिम श्वसन कब दिया जाता है, जब श्वसन तंत्र को उत्तेजित करना हो, जब बहुत शिथिल पड़ गया हो कोई या डूब गया हो, या कभी कोई होता ना फांसी लगा लेते हैं कुछ लोग, मरते नहीं है, फिर उनको तुरंत करके ऐसे किया जाता है। श्वसन को पुनः जो है शुरू करना, अगर किसी की सांस वांस बंद हो गई है घर में कभी अचानक से, वक्षस्थल पर दबाव देना, ये सब उसके उद्देश्य होते हैं। इसकी विधियां देखिए, इसमें 3 ही लिखी हुई हैं, सिल्वेस्टर, सेफर और लाबोर्ड विधि, ठीक है। डूबने के कारण सिल्वेस्टर विधि, हाँ देखिए सिल्वेस्टर विधि जो होती है वो जब इंसान कभी डूब जाता है, ये सब तरीके का उसमें जो है काम किया जाता है, दबाया जाता है, उसमें भी ऐसे ही। और कृत्रिम और प्राकृतिक श्वसन में अंतर क्या है, देखिए प्राकृतिक श्वसन की क्रिया सदैव प्रतिक्षण होती है, बिल्कुल सही बात है कि हम आप सांस ले रहे हैं, बात कर रहे हैं, खाना आराम से पच रहा है, एनर्जी मिल रही है, तो ये आपका कृत्रिम श्वसन चल रहा है, ठीक है। जबकि कृत्रिम श्वसन क्या होता है कि जब कभी नॉर्मल श्वसन में कभी कोई बाधा पड़ जाती है या कभी कोई दिक्कत हो जाती है, तब जो है कृत्रिम श्वसन दिया जाता है। और प्राकृतिक श्वसन क्या है, आपकी एक स्वाभाविक अनिवार्य क्रिया है, मतलब ये तो होनी ही होनी है। और अगर कहीं भैया प्राकृतिक श्वसन बंद हुआ तो इसका मतलब गड़बड़ी है कुछ, ठीक है। तो चलिए आप समझ सकते हैं कि मतलब सांस लेना, और अगर हम आप आज सांस ले पा रहे हैं, स्वस्थ हैं, तो आप अपने आप में ये कितनी मतलब समझ लीजिए ब्लेस्ड हैं आप। मैं तो यही सोचती हूँ कि अगर हम आप बोल पा रहे हैं, चल फिर रहे हैं, सांस ले पा रहे हैं, खाना खा रहे हैं, आराम से सो रहे हैं, कोई दिक्कत नहीं है, तो आप बिल्कुल दुनिया के सबसे समझ लीजिए एकदम ब्लेस्ड पर्सन है, ठीक है। तो चलिए ठीक है, आई थिंक सबको ये समझ में आया होगा, और कैसा समझ में आता कैसा नहीं आप लोग फिर से अपना बताइएगा। और अगर किसी को ज़्यादा डिटेल में पढ़ने से दिक्कत हो रही हो, मतलब दिक्कत क्या होगी, मतलब अगर आपको ये लग रहा हो कि बहुत लंबी वीडियो है तो थोड़ा सा वो भी बताइएगा, मैं उसमें और थोड़ा सा शॉर्ट नोट के थ्रू बताने की कोशिश करूँगी। मैं पूरा डिस्क्रिप्टिव इसलिए बता देती हूँ कि आपको पूरा कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाए। और ये जो मैंने ब्लड सप्लाई वाला बताया है लंग्स का, ये आपको हो सकता है 80% ही समझ में आया होगा। इसके आगे का जब मैं हार्ट वाला वीडियो डालूंगी तो उसमें भी देखिए ब्लड सर्कुलेशन हम लोग पूरा पढ़ेंगे, तो आपको पूरा समझ में आ जाएगा, मैं पूरा कोरिलेट करके विद डायग्राम आपको बता दूंगी, ठीक है। तो चलिए ठीक है, आपने इतनी देर मुझे सुना देखा, उसके लिए बहुत बहुत थैंक यू। खुश रहिए, हेल्दी रहिए,
और सुखी रहिए, मुस्कुराते रहिए। अब चलते हैं, फिर आएंगे फिर से नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।